नमस्कार श्री गंगानगर। आज हम भाजपा के सम्मानीय नेता श्री राजकुमार सोनी जी के पास आए हैं। उनका आशीर्वाद भी लेंगे। शहर के राजनीतिक, सामाजिक और अन्य मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। सर्वप्रथम आग्रह करूंगा आदरणीय भाई साहब से कि वो अभिवादन स्वरूप दो शब्द अपने चाहने वालों के लिए कहें। गंगानगर शहर की जनता को सादर नमस्कार करता हूं और भाई श्यामलाल शेखावटी व उनकी टीम का भी वेलकम है, स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब हम राजनीतिक चर्चा को आरंभ करते हैं। भाई साहब, हम बचपन से आपको देखते हुए आ रहे हैं। हमने आपको सदैव संगठन के मार्ग पर चलते हुए, दृढ़ निश्चय के साथ चलते हुए, अपने लक्ष्य के साथ चलते हुए देखा। अपने इस लंबे राजनीतिक करियर से आप कितना संतुष्ट या गौरवान्वित महसूस करते हैं? मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं। जब मैं इस पार्टी से जुड़ा तो एक विचारधारा को लेकर जुड़ा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है। उसकी सोच भारत माता के प्रति है, व्यक्ति के प्रति नहीं है। क्योंकि उस जमाने में व्यक्तिवादी राजनीति और परिवारवादी राजनीति चल रही थी, लेकिन जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 1980 में गठन हुआ था। वो कार्यक्रम में मैं खुद शामिल हुआ था। मेरे साथ श्याम चुग और भाई लक्ष्मण खींची दोनों, हम तीनों लोग गए थे। तो एक विचारधारा को लेकर इस पार्टी से जुड़ा और ये 39 साल का सफर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, चाहे छोटा पद दिया चाहे बड़ा दिया, उसका ईमानदारी से निर्वहन किया और पार्टी का गांव-गांव, ढाणी-ढाणी प्रचार प्रसार किया और जनता की दुख तकलीफों को भी इसके साथ साथ दूर किया। जन समस्याओं के लिए लड़ा और जन समस्याओं के लिए जेलें काटी, मुकदमे झेले, लेकिन पार्टी के पथ पर चलता रहा और पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करके मुझे संतुष्टि है कि मैंने जीवन में बीजेपी के साथ जुड़कर एक अच्छा काम किया है और मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ संगठन के कार्यकर्ता के रूप में। आपने कभी समझौतावाद की तरफ या प्रलोभन की तरफ अपना झुकाव नहीं दिखाया? जैसा कि अक्सर हम कई बार देखते हैं कि अगर मान लो कई लोगों को टिकट नहीं मिले तो उनका झुकाव और विचारधारा बदल जाती है। कई बार देखते हैं कि हम मान और सम्मान का सरकार आने पर पद नहीं मिले तो अपना झुकाव और दृष्टिकोण, विचारधारा को परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसा क्या आपके मन में कभी विचार नहीं आया कि अपने को भी? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मतलब था भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाना। हम काडर बेस कार्यकर्ता हैं। हमारा सब कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होता है पार्टी की रीति नीति का प्रचार प्रसार करना। पार्टी ने जो दिया उसे सर माथे समझा और उसका ईमानदारी से पार्टी का काम किया और करते रहेंगे जब तक इस शरीर में प्राण है। भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद रखेंगे। किसी समय में यहाँ भाजपा के झंडा उठाने वाले कहते हैं या विचारधारा को पहुंचाने वाले कहते हैं या सदस्यों को जोड़ने वाले कहते हैं, वो लोग नहीं थे। और उस दौर में 93 में जब हम लोग जब राधेश्याम जी के साथ चुनाव लड़ने काम कर रहे थे और उस समय अब राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब को गंगानगर ले गए, तो तत्कालीन क्या वो आगे चल के वही मुख्यमंत्री बने, देश के उपराष्ट्रपति भी बने और देश के उपराष्ट्रपति बने। वो 93 में वो बात करें तो वो उसमें मुख्यमंत्री थे और फिर वो बने। और उसमें हमने देखा कि वो बार बार आपके घर आए और आपको इतनी तवज्जो, इतना मान सम्मान और इतना कद और रुतबा प्रदान किया। उसके बावजूद एक मंजिल, ये काम पार्टी का हमारे बारे में सोचना। राज्य का मुख्यमंत्री घर आए, लोग दूर से अखबार में देख ले तो खुश हो जाते, टीवी में देख ले तो गुरबानी महसूस कर ले और जयपुर, दिल्ली या कहीं जाके मिल ले, उसके बाद उनके विचारधारा में, कार्यशैली में, चलने के ढंग तरीके में फर्क आ जाता है। और तो भैरव सिंह जी तो बार बार आपके घर आए, फिर भी आपने कुछ नहीं। मैंने एक विश्लेषण किया, यहाँ तक पहुंचने के बाद एक विश्लेषण जरूर किया कि राजनीति में मांगना पड़ता है। या तो आदमी का प्रारब्ध और भाग्यहिता बली हो, क्योंकि सत्ता जिसके भाग्य में लिखी है उसे घर बैठे भी मिल जाती है, और या मांगने से मिलती है, जोड़ तोड़ करने से, लॉबिंग करने से। लेकिन आज तक लॉबिंग नहीं करी। हम सोचते हैं कि पार्टी कभी तो हमारी ओर देखेगी,
उस समय भी जब हम लोग ये सोच रहे थे कि अब भैरव सिंह जी वापस मुख्यमंत्री बन गए तो आदरणीय भाई साहब को एक यूआईटी के चेयरमैन को, उसमें देखा कि डॉक्टर जेपी जोशी जी की नियुक्ति हुई उस समय। हाँ, जगत बंधु जोशी को हाँ, बनाया था। हाँ, अब उस समय परिस्थितियां थी, जगत बंधु जोशी के जो समधी हैं, एक तो उनका दामाद ओमेंद्र भारद्वाज जो डीजी पुलिस भी रहा है राजस्थान में, जी जी आईपीएस था। जी जी एक दोमेंद्र भारद्वाज के पिताजी थे, वो संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी थे। जी जी उस कारण से उनको भंवरलाल जी शर्मा जो हमारे स्वायत्त शासन मंत्री थे, उनसे उनके पारिवारिक ताल्लुकात के कारण जी ये जोशी को यूआईटी का चेयरमैन बना दिया। अब परिस्थितियां थी, बना दिया, पार्टी का डिसीजन था, हमने सर माथे माना उसको। उस समय भी संगठन में काम किया बिल्कुल, बतौर पार्टी के अग्रिम संगठन के युवा मोर्चा जिला युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष को। हमने आपको छोटे व्हीकल पर भी पार्टी के लिए दौड़ धूप करते हुए देखा, बस में, रेल में, ट्रेन में, पैदल, गाड़ी पे, कहीं भी, सर्दी गर्मी, दौड़ धूप। अपने कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं और कहाँ अपने आप को? भाई, हमने भारतीय जनता पार्टी को गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचाया है। उस जमाने की बात है, शहर में 4-5 लोग होते थे और मुझे ध्यान है, मैं रिक्शे पर बैठकर प्रचार किया करता था तो लोग हम पर हंसा करते थे। लोग कहते थे भी कचरी वाले जा रहे हैं। लोग हंसते थे हम पर। लेकिन आज समय बदल गया और गांव गांव ढाणी ढाणी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई और आने वाले समय में ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं भी कांग्रेस धीरे 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 समाप्ति की ओर जा रही है और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, सरकारें बन रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के 303 होता है ना, 303 सांसद आए हैं। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, जब से मैंने होश संभाला है मैं धारा 370 हटने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि हम कहते थे खून मांगो खून देंगे, कश्मीर मांगो भून देंगे। नहीं, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, उस दौर में मैंने एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उसमें मैंने एक स्टिकर देखा, जब आप लोगों ने वो स्टिकर जारी किया था, उसमें वो पूरा कश्मीर, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। उस पे लिखा हो पीओके खाली करो। हाँ, पीओके खाली करो। पाक ऑक्युपाई कश्मीर, हाँ। पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो खाली होगा, अभी जल्दी हो जाएगा, कोई लंबा समय नहीं लगना। इसी कार्यकाल में कर दोगे आप? इसी का अभी आपको 2-4 महीने में हो जाएगा। पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसको भी ले लेंगे, एक्साई चीन भी लेंगे और हो सकता है पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएं, सिंध और बलोच, 2 देश पाकिस्तान की ओर बढ़ जाए। अभी बहुत जल्दी एक कुछ होने वाला है। पूर्व में मैं एक सवाल आदरणीय भाई साहब आपसे करना चाहूंगा कि गंगानगर की सीट जो लोकसभा की है, हाँ, वो आजादी से बहुत लंबे समय तक यूं माना जाता था कि कांग्रेस पार्टी जिसे टिकट दे दे, बस टिकट दे दे, हाँ, जीत जाएगा। और उसके बाद आप लोगों के अथक प्रयासों ने, प्रयास तो सभी करते हैं, सभी लोग, सभी पार्टी करती है, ऐसा कोई नहीं करता होगा, मगर जिसके प्रयास कामयाब हो जाए श्रेय उसी को मिलता है। उसके बाद आपने ऐसा क्या गुरमंत्र डाला लोगों के दिमाग में कि ये सीट भाजपा को लगातार दूसरी बार, तीसरी बार, पांचवी बार मिली, बीच में टूट जाता है चरण, हाँ। वैसे इस बार लगातार दूसरी बार। नहीं, उसके पीछे कारण है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। दूसरा, जो निहाल चंद है सांसद, उसने सांसद बनने के बाद अपनी जिम्मेवारियों को समझा है और इलाके के लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। उसको तो मैं रेल मंत्री मानता हूँ। जितनी ट्रेनें उसने चलवाई हैं अपने सांसद काल में, शायद देश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में इतनी ट्रेनें नहीं चली। तो निहाल चंद की बेहतर परफॉर्मेंस और जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह और जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं रहा।
कि भारतीय जनता पार्टी में देश की 130 करोड़ जनता विश्वास करती है उसकी नीतियों में, कार्यक्रमों में। कहीं कहीं आपको ये नहीं लगता कि आपके कैंडिडेट आयात किए जाते हैं? जैसे 2003 में सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब आए, 2008 में राधेश्याम जी आए, और ऐसे और भी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अपने लोकल की बात करें, नेशनल लेवल पर ऐसे एक्चुअली में कुछ अब जो सिस्टम चल रहा है ना, अब पार्टी ने निचले स्तर तक, बूथ स्तर तक काम शुरू कर दिया है जी। उस जमाने में क्या था, सरकार बनाने के लिए जहां से जो जिताऊ उम्मीदवार मिलता था किसी भी पार्टी का, उसको लेकर सरकार सत्ता बनाने के लिए राधेश्याम जी को भी ले लिया, सुरेंद्र को भी ले लिया, लेकिन ये कार्डर बेस लोग नहीं थे। इस कारण ये लंबे समय ना तो पार्टी में टिक पाए और ना ही जनता में अपनी छवि बना पाए, ना ही जनता में वैसी परफॉर्मेंस दे पाए। ये ठीक है कि सुरेंद्र सिंह राठौड़ गरीबों का मसीहा था, जनता के लिए लड़ता था, गरीबों के लिए लड़ता था। राधेश्याम की कार्यकाली अलग थी। राधेश्याम तो फिर आ मेरे सपन पाट, मैं तुझे चाटू तू मुझे चाट, उसकी राजनीति तो रही थी दूसरी। वो तो पप्पी भी ले लेता था किसी की, आ मेरे राजा बेटा। तो वो राजा बेटा की जो राजनीति थी ना, एज की वजह से नस्वी सने नहीं सने तो क्या था, वो सारे गंगानगर को चूम गया यार। बड़ी कलाकार आदमी है वो। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो गंगानगर में विकास हुआ, हाँ। उससे आप कितना संतुष्ट है? ईमानदारी से सभी देख रहे हैं भाई, हर आदमी का ड्रीम होता है। अब वो लोग हैं, फाउंडर मेंबर हैं हम। देखो मेरी बात सुनो, सिक्के के दो पहलू हैं जी। कृषि विश्वविद्यालय पढ़ना चाहिए था, मेडिकल कॉलेज पढ़ना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शुगर मिल था, मेरी बात सुनो, उसकी काली राख छतों पर जम जाती थी जी। कमीनपुरा में ले जाकर शुगर मिल बनवाया भारतीय जनता पार्टी के राज में जी। अच्छा काम हुआ। नहरों को पक्का करवाया, खालों को पक्का करवाया, सीसी रोड बने, ऐसी बात नहीं है। चुनाव में गंगानगर चंडीगढ़, और चुनाव निकलने के बाद गंगानगर वापस पुराना रामनगर। ये चंडीगढ़ के बच्चे का तो बाबूजी ने कहा था कि मैं गंगानगर को चंडीगढ़ का बच्चा बना क्या दूंगा। क्या आप ये मानते हो आपकी कि भाजपा हो या बीएसपी हो या कम्युनिस्ट हो, कोई नहीं चाहेगा कि गंगानगर चंडीगढ़ बने? चंडीगढ़ का बच्चा बनाने की बात हो रही थी, चंडीगढ़ का बना दो। कहाँ दिक्कत आ रही है? बजट की कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? वसुंधरा जी चुनाव के लास्ट दिनों में आई थी जी। और 20 करोड़ रुपए देगी थी जी। और 20 करोड़ रुपए से आप देख लो कि सुखाड़िया सर्कल से लेकर और मीरा चौक जी। और मीरा चौक से चैल चौक, जी। ये सारी सीसी रोड नहीं बनी है, बिल्कुल बनी, दोनों तरफ टाइलें लगी हैं, सच्चाई है। पक्का नाला बना है। तो लगता है इस एरिया में जाते हैं तो लगता है विदेश में आ गए। तो देखो, तो जब चावल बन रहे हो तो एक दाना उठाकर देखा जाता है कि चावल कच्चे हैं पक्के हैं। क्या ये दाना भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, 2003 से लेकर 2008 तक हमने वसुंधरा जी का कार्यकाल देखा, 13 से लेकर फिर 18 तक देखा, मगर ये जिस काम की आप बात करें, ये काम 2018 में वो निकली है, बड़े अंतिम दौर में जब निकलते हैं सभी मुख्यमंत्री, उस समय हुआ। तो बाकी 9.5 साल पहले एक्चुअली में क्या है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका काम होता है अपने नेता को, अपने सीएम के, अपने इलाके की समस्याओं के बारे में बताना और उसके लिए बजट लाना, क्योंकि जनता उनको चुनती है। तो ये कहीं ना कहीं कमी भी रही है। देखो मैं कह रहा हूँ, सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, अब कह दे कि बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है, हुआ है काम तो गंगानगर में। मेरी बात सुनो, स्पीड। वर्तमान समय में आप गंगानगर की राजनीति को कहाँ देखते हैं? अपने यूपी की राजनीति भी देखते हैं, बिहार की भी देखते हैं, दिल्ली गुजरात की भी देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप गंगानगर को कहाँ पाते हैं? गंगानगर की राजनीति में ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है। एक्चुअली में मैं जो बचपन से देखता आया हूँ, ब्यूरोक्रेसी नेताओं पर हावी रहती है। ये पता नहीं कारण क्या है भी, नेता ब्यूरोक्रेसी से दबते क्यों हैं? अदर स्टेट में नेता के इशारे पर ब्यूरोक्रेसी चलती है। नेता कहता है रात तो ब्यूरोक्रेसी कहती है रात, नेता कहता है तो दिन, ब्यूरोक्रेसी कहती है दिन। और वो नेता जनता के काम करवाते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत काम है, चाहे वो सामाजिक काम है, चाहे वो सरकारी काम है, उनके इशारे पर काम होता है।
गंगानगर में ये कमी जरूर मैंने देखी है। भाजपा के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि राजकुमार सोनी हाँ। मतलब कार्यकर्ता के लिए मर मिटने वाला नेता, एक बुलंद आवाज का धनी, जिसे ना तो गर्मी सर्दी प्रशासन लठ बैठ कुछ में नहीं है, और उसके बावजूद आप ये कहें कि पार्टी मेरी तरफ देखे नहीं देखे मैं संतुष्ट हूं। जो आपको देखने वाले हैं वो बहुत बड़ा सोच के बैठे हैं, बहुत बड़ा सोच रहे हैं, उनके सपने कब पूरे होंगे? अब भाई विधानसभा की टिकट मांगी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कहा था देंगे, लेकिन परिस्थितियां पता नहीं क्या कारण रहे, नहीं है मौका दिया उन्होंने। पार्टी एक बार मौका मेरे को जरूर दे, ये मेरी इच्छा जरूर है, एक बार मौका दे। जब हमने राजकुमार सोनी जी को जयपुर में वसुंधरा जी के पास देखा, गंगानगर जिले के दौरे में साथ देखा, तो देखने वाला कोई ये कह ही नहीं सकता कि अब कोई जो है सत्ता की चाबी या सत्ता की मुख्य धारा राजकुमार जी सोनी साहब से कोई दूर है। फिर लास्ट मोमेंट पर ऐसा कौन सा करिश्मा या ऐसा? वसुंधरा जी से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जी, बातचीत भी करता रहता हूँ, मिलता भी रहता हूँ। सतीश पूनिया जी से भी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब काम कर रहे हैं संगठन का, पार्टी मौका देगी, पार्टी आदेश देगी, उसकी पालना करेंगे, नहीं तो काम कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं, करते रहेंगे। क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर मान लो कोई जो संस्थापक सदस्य है और जो वाकई एक्टिव है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ आपको बचपन से, और भी देख रहे हैं, अगर उनका वाकई अगर पार्टी में उनका प्लेटफॉर्म नहीं आता, तो क्या आने वाले समय में जो आज 303 बोल रहे हो आप, तो अब पार्टी जो कार्यकर्ता काम करने वाला है जी, उसको मौका देगी। अब ऐसी व्यवस्था लागू कर दी गई है। भाई, किस एंगल से हमने नहीं देखा, किस मुकाम से नहीं देखा, किस दौर से नहीं देखा, किस मौसम में नहीं देखा और किस जगह नहीं देखा आपको, और काम किसको कहेंगे आप? ठीक बात। आपके विषय में बात कर रहा हूँ। अब हमने तो ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना भूख देखी, ना प्यास देखी, पार्टी के लिए दौड़ते रहे। कांग्रेस वाले आपको गड़े नहीं गड़े कि यार आप जो है हमारे वोट बैंक को आप उधर कन्वर्ट करते हो, और उधर वाले जो एक प्लेटफॉर्म उसे दूरी। चलो ये तो मान सकते हैं अपने कि नगर परिषद का चुनाव सीधा है कि वोट से आएगा, एमएलए वोट से आएगा, यूआईटी का मामला है या शुगर मिल के बोर्ड डायरेक्टर का मामला है, ऐसे सरकार के पास अनेकों अनेकों अनेकों, और वो अनेकों अनेकों में से एक संस्थापक जो है फाउंडर मेंबर उनके पास नहीं आए। ठीक बात। अगर आपकी जगह मैं होता तो आप क्या करते? मेरे मन में एक टी से एक मलाल छोड़ देते आप पार्टी? नहीं, मैं आपकी तरह छोड़ तो नहीं पाता है, छोड़ता तो नहीं, मेरे टी से एक मलाल जरूर रहती है कि मैं घर का स्वामी तो हूँ, मगर मेरे खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे रहने के लिए कोई कमरा नहीं है। अब ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं ना भाई, भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करता है वो किसी पद की लालसा में और लालच में काम नहीं करता। अगर वो ये सोचे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में विधायक बनने आया हूँ, पार्षद बनने आया हूँ, प्रधान बनने अगर आया हूँ, अगर प्रमुख अगर मैं बनने आपकी इस आया बात हूँ। से संतुष्ट हो जाऊं आदरणीय भाई साहब, तो मैंने बहुत से लोगों को भारतीय जनता पार्टी छोड़ के और निर्दलीय चुनाव लड़ते देखा है, मैंने आते हुए भी देखा है, तो मैंने जाते हुए भी देखा है, दोनों साइड देखी मैंने। उनकी कोई कीमत नहीं है। एक बताऊं, मैं आज मैं जयपुर में जाता हूँ, आप मेरे साथ चलो, मेरी बात सुन लो। जो मान सम्मान और इज्जत मुझे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी देते हैं, आप मेरे साथ दिल्ली चलो, मंत्री रहे हुए लोग, आप चलो, जितना मान सम्मान इसलिए देते हैं कि हमने पार्टी से कभी गद्दारी नहीं करी, पार्टी के साथ सदा वफादारी से काम करते रहे, ईमानदारी से करते रहे। पार्टी ने जिस भी आदमी को खड़ा कर दिया, टिकट दे दी, चाहे वो चंबल के भीड़ों का डकैत हो, ऐसा तो नहीं है, पार्टी देती तो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि पार्टी मान लो किसी को भी मौका दे। आंदोलनों में भी आप जेल गए, 28 बार जेल गया हुआ हूँ मैं राजनीतिक आंदोलनों में, और अगर इस हिसाब से अगर 2-3 देखें, दर्जन मुकदमे हुए हैं। इस एंगल से देखें, अगर आप इस तरीके से सरकारी सेवा में होते हैं तो अब तक विदेश कैडर के अधिकारी बन जाते हैं। अभी जो मान लो आपने कहा कि निहाल चंद जी ने काफी ट्रेनिंग चलवा दी, ठीक है, क्या आपको ये नहीं लगता कि अब ये दूसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का आने जा रहा है? शुगर मिल तो पहले हमारी आई थी, तो उसका तो स्थान
परिवर्तन हुआ है, वो नया उद्योग हमारे क्षेत्र में नहीं आया जिससे हमारे एरिया के जो किसान हैं, वो चाहे गेहूं का किसान हो, सरसों का किसान हो, कपास का किसान हो, कमाद का किसान हो, या और जो हमारी फसलें हैं, उनको लेकर कोई यहाँ बड़ी इकाई, बड़ी यूनिट, बड़ी मिल, बड़ा कारखाना लगे या किन्नू के लिए कोई बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट लगे, ऐसा मोदी जी तक कोई आवाज पहुंच नहीं रही, या निहाल जी केवल ट्रेनों में उलझ गए रहे? नहीं, ऐसा ये प्रोसेस में चल रहा है, जल्दी इसके ऊपर कुछ होने वाला है। या आपने सारा ध्यान जम्मू कश्मीर पर लगा दिया मतलब? नहीं नहीं, मैं एक जनता को बात और कहना चाहता हूँ। एक चीज मुझे कई दिनों से अखर रही है, इन दिनों में जो बिजली के बिल आए हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और राजस्थान सरकार अलग से एक उसके साथ स्लिप भी चिपका रही है, असेसमेंट करके वो हम ना तो अतिरिक्त हम पैसा ना ले तो रही है। आपसे बिजली के बिल की बात करेंगे, ना हम आपसे पेट्रोल के बड़े मूल्य की बात करेंगे। हम आपसे ये बात करेंगे कि केंद्र में सरकार, निहाल जी लगातार क्या बड़ी निहाल जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सुनो, किसानों के लिए, किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप जिला परिषद चुनाव लड़े तो किसानों के वोट भी आपको मिलने वाले हैं। आपके सरकार का, केंद्र श्री मोदी सरकार का फोकस किसान है जी अगला चुनाव 2024 का किसान को लेकर लड़ा जाएगा, जी, और सामने किसान है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सी योजनाएं बना रही है, जल्दी ही पब्लिक के सामने आने वाली हैं। और गंगानगर जिले में भी, गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे काम होने वाले हैं जिससे इलाके का जैसे हमारे जेसीटी मिल थी वो चली गई, उससे भी रोजगार प्रभावित हुआ। और अब तो हमारे क्षेत्र के युवा जो हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित और उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा भी ले रहे हैं। कौन सी आवाज़ उन तक पहुंचेगी, और वो हमारे क्षेत्र के युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों के लिए? अपने प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, अपने कोई आरोप गिला शिकवा वाली बात नहीं कर रहे। नहीं, युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार योजना बना रही है, केंद्र सरकार। बेरोजगारी बहुत है देश के अंदर, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म कर रही है। अब बहुत सी ऐसी योजनाएं मोदी सरकार की हैं जिससे बेरोजगारी दूर हो रही है, और किसानों के लिए भी अभी छोटे किसानों के लिए 6,000 सालाना मोदी सरकार दे रही है, और भी ऐसी बहुत सी योजनाएं आने वाली हैं जिससे किसानों को लाभ होगा, और युवाओं के लिए भी। ये एक समस्या मेरे सामने आई थी कि युवा जब बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो लोन कम और चक्कर ज़्यादा मिलते हैं उन्हें बैंक में। अब ये क्या कि जहाँ निजीकरण है ना, सरकारी बैंक हो तो उसपे तो एकदम तो अपने कहते हैं कि युवा अपना रोजगार नहीं, ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि जो निजी बैंक है ना, जितने भी बैंक है ज़्यादातर वो, उनमें ठीक है युवाओं को लोन लेने के लिए दिक्कत आ रही, लेकिन हमारे नोटिस में कभी आया तो हम मदद करते हैं, उसके साथ जाते हैं बाकायदा और उसकी मदद करके करवाते हैं। अगर कोई नोटिस में आता है या ऐसा क्यों नहीं कि बैंक वालों पर थोड़ा सा हो कि युवा है, कल जहां हम बेरोजगारों की लाइन में खड़े थे, आज हम बैठे हैं कुर्सी पर, कभी हम भी बेरोजगार की लाइन में खड़े थे, आज ये नौजवान वही खड़ा है। नहीं, आपने अच्छी बात बताई है, इस विषय को और गंभीरता से देखेंगे। ये बात मैंने निवेदन इसलिए किया कि हमने राजकुमार सोनी जी को, जब कुंदन लाल मेघलानी जी समाज कल्याण मंत्री थे, तब युवाओं के साथ समाज कल्याण की योजनाओं का लाभ दिलाते हुए, गेट खड़खड़ाते हुए देखा हुआ हमने राजकुमार सोनी जी को। तो इसलिए ये सवाल नहीं, आज भी अगर कोई युवा आता है जिसका बैंक में काम है, जिला उद्योग केंद्र में काम है, कहीं लोन का काम है, कहीं भी है, तो उसके साथ जाते हैं, उसकी समस्या का समाधान करवाते हैं। कहीं नोटिस में आने पर खुद चले जाते हैं, उसके घर चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक आदरणीय साहब की जो विकलांग है, अभी कल या परसों में कुछ एक दो मिल गए रास्ते में, उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने कहा भाई साहब, जो विकलांगों के लिए सरकार योजना बनाती है ना, तो हम तक उस योजना की प्रॉपर जानकारी पहुंच पाती है, और हम कहीं चले भी जाएं तो वो हमें ट्रका देते हैं, निकाल देते हैं। वो चाहे स्टेट लेवल का मामला हो सकता है, नेशनल लेवल का मामला हो सकता है। नहीं, अगर ऐसा कोई है तो मेरे नोटिस में लाइए, तो मैं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी से बात करूंगा और उसकी समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा कोई हो तो मेरा नंबर दे दो, टेलीफोन नंबर मेरा है 9460917989, 9414087189। मेरा नंबर नोट कर लें। अगर किसी को लगता है किसी दिव्यांग को, विकलांग को
किसी भी सहायता की, सरकारी सहायता की ज़रूरत है तो समाज कल्याण अधिकारी से मैं जाकर उसको पाबंद करूंगा, उसके साथ जाऊंगा, नहीं तो मैं व्यक्तिगत जाकर उसकी समस्या का समाधान करवाऊंगा। क्योंकि जहाँ हमें एक कदम आगे बढ़ा के हाथ पकड़ने की जरूरत होती है, वहाँ वो लोग अपने आप को असहाय या श्याम भाई मेरी बात सुन लो यार, मैं तो एक कहना चाहता हूँ भी सुबह से लेकर शाम तक 10 20 50 लोगों का काम नहीं करवा दें तो रोटी हजम नहीं होती। मेरी बात सुन लो, कम से कम भी 10 20 50 लोगों की दुआएं रोज लेते हैं, जी जी पैसा कमाया नहीं, किसी से 5 पैसे लिए नहीं काम के, जेब से पैसा लगा के अगले की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, काम करवाते हैं। अगर लगता है किसी पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, किसी का कोई सरकारी अफसर काम नहीं कर रहा, किसी को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, तो हमसे मिले, हमें टेलीफोन करे, नहीं आ सकता तो हमें बुला लें, निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान करके एक हमारे जिले के जो पेट्रोल पंप के जो व्यापारी हैं, उनकी मांग है कि डीजल जो है जीएसटी के अंदर आए, क्योंकि जो हमारे जिले के पंप है वो लगभग ठप्पड़े और पंजाब हमारे नजदीक होने की वजह से वो लोग वहां से ले आते हैं। तो सरकार इसे इक्वल पंजाब और राजस्थान का डीजल का रेट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ 8-9 रुपए लीटर सस्ता है, तो यहाँ डीजल की बिक्री कम है। निश्चित तौर पर ये पार्टी जिला मंच पर हम उठाएंगे और ये जल्दी ही सरकार इसमें, क्योंकि पहले भी ये बात आई थी हमारे मामला ही नहीं, ये बात पेट्रोलियम मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब, उन तक ये बात जल्दी पहुंचाई जाएगी कि पंजाब और राजस्थान के डीजल के दाम एक से होने चाहिए, ताकि यहाँ के पेट्रोल पंप एसोसिएशन को या यहाँ के पेट्रोल पंप मालिकों को जो नुकसान हो रहा है वो नहीं हो। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से प्रयास करेगी। आप व्यापारी रहे हैं, आप व्यापारी हैं आप, और बहुत बड़ा और मजबूत स्वर्णकार समाज भी है, तो उनके हितों की बात आए तो आप किस तरीके से उनके हितों की बात को, व्यापारी वर्ग की बात को सरकार के समक्ष रखने का काम करते हैं? बड़ा मजबूती से रखते हैं, रखेंगे और रखते रहेंगे। व्यापारियों की कोई भी समस्या आएगी, कहीं कोई दिक्कत आती है तो व्यापारियों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करने का गंभीरता से प्रयास करेंगे। आदरणीय भाई साहब, राजकुमार जी सोनी साहब के पास आज हम आशीर्वाद लेने के लिए आए, तो भाई विशाल वाल्मीकि जी तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आज भाई ईशानवीर सिंह मान, भाई दीप ढुंडाड़ा जी और विकास सिंह जी का भी मन था कि हम भी आदरणीय भाई साहब के पास चलते हैं, मिलते हैं, उनका आशीर्वाद भी लेंगे और एक सार्थक चर्चा को हम सुनने का और नजदीकी से देखने का काम करेंगे। मैं अंत में एक बार पुनः आग्रह करूंगा, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम और लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम। भाई साहब ने अब हमारे पास शब्दों का जो था वो सब छीन लिया हमसे कोश। एक बार पुनः कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि साधुवाद भाई साहब का, कि भाई साहब जैसी अगर विचार धारा और धैर्य सभी में आ जाए तो निश्चित तौर पर ये जो दल बदल सिस्टम और भागने छूटने वाला मामला खत्म हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय